ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन ठीक है ठीक है। ये यूज हो गया क्या किसकी यूज हो सकता है? मैं 200 मार दिया क्या विराट? चलो आगे बोलो। चलो बढ़िया ठीक है बैठ जाओ। तो तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आए आज? हाँ अंतरिक्ष यार तो विराट कोहली का फैन काम सुनने में आया था हमको। तुम फिजिक्स पढ़ रहा था, अच्छी बात है। फिजिक्स पूरा बन गया? न्यूटन के सारे लॉज याद है? नहीं याद है? रॉकेट किस लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? बोलो। डिराइव कर दोगे सेकंड लॉ? तो सेकंड लॉ यूज करके थर्ड लॉ डिराइव करोगे? फर्स्ट लॉ पता है ना? फॉर एवरी एक्शन सॉरी नहीं, फर्स्ट लॉ क्या था? एनीथिंग इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एनीथिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied on it. तो तुम लोग रेस्ट हो गए हो, क्यों चाह रहे हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें? ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक टांग पे खड़ा होना 1-3 घंटे तक उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो भाई साहब अभी अपना इंटरनल फोर्स अप्लाई करो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े हमें। ठीक है, पढ़ना अगली क्लास से। चलो देखो हम लोग ये फोटो रेस्पिरेशन तक पढ़ लिए थे एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स, क्या विराट कोहली नाचने लगा है क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन कौन लोग यहाँ पे सामने से मैच देखे हो? रांची वाले देखे हो सामने से मैच? बस ठीक है, मैच नहीं, अगर नहीं देखे हो तब तो रांची में होगा कभी ना कभी, क्योंकि आईपीएल वगैरह या कुछ भी ओडीआई वगैरह जो भी देखना ही पड़ जाएगा। ठीक है, चलो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़ना है। पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर्स और प्लांट फैक्टर्स, इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स और एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हर किसी चीज का डेवलपमेंट में दो चीज का रोल होता है, खुद का और एक उसके एनवायरमेंट का। ठीक है, तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस में दोनों का रोल है, खुद का भी रोल है और एनवायरमेंट का भी रोल है। बात करते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ किसी का भी कंट्रोल नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ एनवायरमेंट कम ज्यादा हो सकता है ना, कभी ठंड आ जाए तो टेम्परेचर कम आ जाए, कभी बरसात हो जाए तो पानी ज्यादा हो जाए, कभी गर्मी है तो पानी कम है टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। कभी रात है या ठंड का मौसम है तो सनलाइट नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली, अलग अलग फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कौन कंट्रोल करते हैं इसको? जीन्स। आपके बुक में लिखा है इंटरनल फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये लाइन लिखा हुआ है इंटरनल फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब एक प्लांट में अगर टॉल होने का जीन आया है तो वो टॉल होगा, एक प्लांट में अगर ड्वार्फ होने का जीन आया है तो वो ड्वार्फ होगा। उसमें अगर बड़े पत्तों का जीन है तो बड़े पत्ते होंगे, छोटे पत्तों का जीन है तो छोटे पत्ते होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके जीन्स के ऊपर। तो दे आर द इंटरनल फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल होता है। कैसा कंट्रोल होता है? जेनेटिक कंट्रोल होता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लोग प्लांट फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स बोल सकते हैं? तो वो नंबर ऑफ लीव्स हो गया। ठीक है, एक प्लांट में कितने पत्ते होंगे वो तो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है ना। अब कैक्टस में पत्ता नहीं होता, ठीक है, दैट इज अ जेनेटिक थिंग। अब बनाना में बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है, तो जेनेटिक बात है। वो अगर तुम बात करो तो एक क्रिसमस ट्री में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो वो जीन्स का बात है। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, कि पत्ता बड़ा होगा या छोटा होगा, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द जीन्स। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, क्या बोल रहे हो? शेप ऑफ लीव्स, यस, लेकिन उसके बारे में पता नहीं लिखा है, नहीं, एक बार देखने दो मेरे को। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स क्या होता है?
किस तरफ लीफ डायरेक्टेड है। लीफ को अगर हम मान लो दीवार की तरफ कर दें और सनलाइट दीवार के उस तरफ आ रही है, तो क्या इसको कोई फायदा होगा लीफ को उधर से? नहीं। तो सनलाइट की डायरेक्शन में ही लीफ का ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो लोग देखना लीफ अपना डायरेक्शन ओरिएंटेशन का डायरेक्शन चेंज करता है, जिधर धूप आता है उधर बेसिकली हल्का ही, ज्यादा नहीं मुड़ता है, ठीक है। बट नोटिस करना कि ज्यादातर लीफ उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा हो। जिस डायरेक्शन से सनलाइट नहीं आता उधर कम पत्ते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक पेड़ लगाया, ठीक है, इतना से स्पेस मैंने छोड़ दिया जहां से सनलाइट आ रहा है पौधे के ऊपर, तो जो मेरा पौधा है इट विल मूव इनटू दैट डायरेक्शन वेयर द सनलाइट इज कमिंग। जिधर से सनलाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में मेरा पौधा मूव कर जाएगा। ये क्या हो गया? ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड नंबर, साइज, एज ऑफ लीव्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीफ क्यों इंपॉर्टेंट है? जो यंग पत्ते होते हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत कम होता है और क्लोरोफिल एक्टिव रहता है। जो ओल्ड लीव्स होते हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होने लगता है, धीरे धीरे वो पुराने हो जाते हैं और वो झड़ के गिर जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह ले लेता है नया पत्ता। तो अगर नया पत्ता तो इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और अगर ओल्ड लीफ है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है इफेक्टिवली नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। अगला है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। मेसोफिल सेल जिसमें मेसोफिल ज्यादा है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, उसमें सिर्फ सिंगल आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। वही हम एक बात किए थे जब सेल चैप्टर लिखा रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास कंटेन्स सिंगल क्लोरोप्लास्ट whereas मेसोफिल सेल कंटेन्स 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट, इतना लिखा हुआ था ना। तो आपको वही मेसोफिल सेल्स जितने ज्यादा रहेंगे पत्ते मेसोफिल सेल उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, व्हाट इज इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन? तो हम तुम लोगों कल एक बात की थी जब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे, तो हम एक वर्ड यूज किए थे इमीडिएट एनवायरनमेंट। CO2 बाहर में कितना है उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, लैंड के अंदर कितना जा रहा है उससे हमें मतलब है, समझ में आ रहा है। तो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाँ ये बात सच है कि फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो, ठीक है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, उसके बाद आपका क्या आता है? टाइम वेस्ट कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो, तो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन के बाद आपका जाता है नंबर ऑफ क्लोरो, यही सब लिखा हुआ है आपका। तो ये जो प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स, ये प्लांट के जीन्स के कंट्रोल में होता है। जीन्स क्या होता है? जो आपने पहन किया वो क्या? जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA, समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द DNA। ये प्लांट के DNA में रहेगा कि कितना क्लोरोफिल रहना है उसमें, कितना सेल बनना है, कितना लीफ बनना है, लीफ का साइज क्या होना है, ये सब किसका कंट्रोल में रहेगा? प्लांट्स के जीन्स के। But there is something also known as external or environmental factors that is not in the control of plants and not also of us. क्योंकि ये environment है, काम ज्यादा अपने हिसाब से होता है। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा टेम्परेचर, ठीक है, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, CO2 तो environment में है ना, environmental CO2 कंसंट्रेशन, और वाटर, पानी। इसमें आपका क्या है? लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर, ठीक है। बेसिकली ये प्लांट के कंट्रोल, ये किसके कंट्रोल है? प्लांट। इसको आप चेंज कर सकते हो क्या? ठीक है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? एनवायरनमेंट में तो हमारे हाथ में नहीं है, एक हम लोग स्यूडो एनवायरनमेंट बना सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल स्यूडो एनवायरनमेंट नहीं बना रहे, एग्जांपल लो कि अभी हमारे पास मान लो कि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर ज्यादा होगा पर लाइट भी ज्यादा होगा पर पानी कम हो जाएगा। उस मौसम क्या होगा? पानी कम हो जाएगा। बरसात का मौसम आ गया, टेम्परेचर सफिशिएंट है, लाइट सफिशिएंट है, पानी भी सफिशिएंट है, ठीक है, क्या कम हो गया? बोलो। बारिश के मौसम में वाटर तो सफिशिएंट हो गया लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब मान लो विंटर वेकेशन आ गया, विंटर आ गया, वेकेशन तो हमारे लिए होता है, ठीक है, विंटर आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, लाइट भी हो सकता है कम हो जाए, पानी सफिशिएंट है, CO2 हमारा कुछ है जो कि एनवायरनमेंट में फिक्स्ड है, वो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इससे हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्लांट के जीन्स में क्या ही करेंगे, अगर करेंगे तो वो जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का बात आ गया, 12th में पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज एनवायरनमेंट का बात, अब एक स्यूडो एनवायरनमेंट बनाने का हम बात किए। स्यूडो एनवायरनमेंट मतलब कि हम लोग एक मान लो कि रूम में खेती कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो बिना सॉइल का खेती करते हैं, या ग्रीन हाउस बना दिए हम लोग, ग्रीन हाउस में खेती कर रहे हैं, ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम हमने लगा के रखा ताकि पानी का कमी ना होने,
वो एक स्यूडो एनवायरनमेंट का बात हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही देखो नॉर्मल एनवायरनमेंट तो प्लांट को ये 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एक लॉ आया, ब्लैकमैन साहब ने दिया था, ब्लैकमैन काला आदमी, ठीक है, दिल का काला नहीं, ठीक है, ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या लॉ दिया? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आपकी किताब में लिखा हुआ भी होगा, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। स्कूल में हाँ भला आदमी, एक सिलेबस बढ़ा दिया तुम्हारा, ठीक है, मेरे को टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आप बताओ कितने लोग स्कूल में परेड करते थे? डीएवी वाले तो ऑब्वियसली करते होंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ड्रम का बीट सुन के सो जाओ, ठीक है, हाँ बहुत करवाता था ना। 26 जनवरी कैसे आया? परेड करने का दिन आ गया, वाइट शूज को, हाँ पार्टिसिपेट ऑप्शन भी था नहीं करने का, तुम लोगों के पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वो ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं रखा उन्होंने, वो तो प्रेयर के लाइन में जाओ और अपना अपना हाउस के लाइन में लग जाओ, या उसके बाद क्लास लाइन हो गया था, ठीक है, और उसके बाद भाई पैर पट को जमीन पे गुलावा मुड़ेगा, ठीक है भाई साहब परेड की, हाँ आवाज नहीं निकल रहे थे, कमांडर चिल्लाता था, वैसे हम ही कमांडर थे, ठीक है। तो परेड जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज तुम लोग याद करो, जो लोग परेड किया इस पर रिलेट कर पाएंगे। तो परेड में जो होता है, परेड की वेलोसिटी कि कितना तेज आपका परेड चल रहा है, वो डिपेंड करता है कि सबसे स्लोएस्ट मेंबर कौन है। जो सबसे स्लोएस्ट है उसके साथ चलना होता है, नहीं बोला जाता ना कि ऐसा बोला गया होगा कि जो सबसे फास्ट है उसके साथ चलो, अगर सबसे फास्ट वाले के साथ चलोगे तो सबको दौड़ने लगेगी, परेड का मैराथन ज्यादा बन जाएगा, वो समझ में आ रहा है। तो परेड में क्या है, जो सबसे स्लो चल रहा है, स्लो कर रहा है, उसके बीट के साथ बीट मिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं? परेड। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स समझना चाहते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर उसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, रेट लिमिटिंग लॉज को बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3 या 4 के साथ केमिस्ट्री का क्लास 12 में पढ़ोगे। इसमें ये बोला गया कि व्हेन अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस, जब एक प्रोसेस को मल्टीपल थिंग्स कंट्रोल करती है, and the rate of that process will be governed by that thing which is in its limiting value, जो अपने लिमिटिंग वैल्यू के नजदीक। समझ में आ रहा है? इसको अगर हिंदी में बोले तो अगर एक फैक्टर है या फिर एक प्रोसेस है, इसको मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस चल रहा है उसकी रेट को वो फैक्टर कंट्रोल करेगा जो अपने सबसे मिनिमम वैल्यू के पास हो या जो सबसे धीमा हो। समझ में आ रहा है? जब परेड जब हम लोग करते हैं तो परेड में कितना तेजी से हमारा जो वो ग्रुप है वो चलेगा, वो डिपेंड करता है कि सबसे स्लो मेंबर कौन। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो एक रिएक्शन का हम लोग बात करते हैं, H2 plus O2 मिलके बनाता है H2, ठीक है, डोंट फॉर ये थिंक अबाउट बैलेंसिंग दिस, ये मिलके बनाता है। मान लो कि हमारे पास, अच्छा अगर ऐसा किया जाए तो हाफ तो बैलेंस किया तब तो बुरा नहीं मानोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि 1 मोल H2 हाफ मोल O2 के साथ मिलके 1 मोल आपका क्या बना रहा है, ठीक है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमको कितना मोल ये चाहिए, हाफ मोल ये वाटर, ये ऑक्सीजन, तभी हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। लेट सपोज ये हाफ मोल ना हो करके हमारे पास 0.25 मोल, कितना होगा 0.25 मोल। तो अगर 0.5 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 0.5 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.5 के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा ना। समझ में आ रहा है? हाफ मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल, तो 1/4 विल रिएक्ट विद हाफ मोल। समझ में आ रहा है? तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा? हमारे पास ये बच जाएगा, कितना बचेगा, 1 मोल हमने लिया था तो 0.5 मोल हमारे पास बच जाएगा। तो ये सबसे कम अमाउंट में है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग हो जाएगा। तो कम अमाउंट में रहता है, जिसका वैल्यू कम होता है, जो अपने सबसे स्लो रिएक्शन में चल रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। तो अगर इन 4 फैक्टर्स पे 3 फैक्टर्स को हम लोग मान लेंगे, ठीक है, और एक फैक्टर्स कम होगा, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो कम वाले फैक्टर्स के अकॉर्डिंग से। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। If a process is controlled by multiple factors, then the rate of such process will be governed by that factor which is closest to its minimal value, जो अपने मिनिमम वैल्यू के सबसे नजदीक होगा। अगर सब मैक्सिमम रहेंगे तो सब चीज मैक्सिमम चलेगा, लेकिन जो कम होगा वो प्रोसेस को धीमा कर देगा। समझ में आ रहा है? ये बात आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। मान लो कि आपका आप ट्रेन चला रहे हो, ठीक है, तो ट्रेन में सारी बॉगियां एक रफ्तार से चलती है, एक बॉगी के टायर खराब हो गए, अब वो बॉगी बीच में, ठीक है, आप चला रहे हो, बीच वाली बॉगी खिसक रही है, चल तो रही नहीं है, तो बाकी गाड़ी की स्पीड भी स्लो हो जाएगी, सेम है।
अगर मल्टीपल फैक्टर्स एक चीज के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो फैक्टर जो अपना मिनिमम वैल्यू के नजदीक होगा, जो अपना स्लोएस्ट वैल्यू के नजदीक होगा या लिमिटिंग वैल्यू के नजदीक होगा, वही उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। तो आप लोग देख लीजिए फोटोसिंथेसिस किन फैक्टर से कंट्रोल होता है। इधर वाले फैक्टर से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्लांट का जीन्स के ऊपर है कि उसमें बड़ा पत्ता होना है या छोटा पत्ता होना है। हम क्रिसमस ट्री में बनाना की लीव्स नहीं लगा सकते, बनाना में हम लोग कैक्टस के कांटे नहीं लगा सकते। लाइकवाइज हम लोग जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ उधर हमारा कंट्रोल है, उधर एनवायरनमेंट का भी कंट्रोल। समझ में आ रहा है? तो चलो पहला टॉपिक है हमारा लाइट। देखो लाइट दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक इज लाइट। ठीक है, लाइट का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ लिखिएगा आपको, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर से ग्राफ किस तरह से गिरा है। इधर है आपका क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और नीचे लाइट इंटेंसिटी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इधर क्या है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, देखो जब हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट शोस की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लाइट इंटेंसिटी, बट अप टू व्हाट लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, इसको पहले बना लेते हैं। बढ़ते रहेगा लाइट इंटेंसिटी के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद हम देखेंगे कि अब बढ़ नहीं रहा है। अब क्या हो गया, एकदम कांस्टेंट हो रहा है। आप फर्दर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो लेकिन अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज, आप पहले लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, एक पॉइंट पे आने के बाद अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से भी फोटोसिंथेसिस के रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास अवेलेबल क्लोरोप्लास्ट सैचुरेट करते हैं। अवेलेबल क्लोरोप्लास्ट जितना होंगे उतना ही ना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब उसके बाद तुम ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में भी एग्जांपल हमने दिए थे, सेम एग्जांपल यहां पर भी देखें कि हमारे पास दो मजदूर थे, ठीक है, वो उनको हम लोग कम पैसे दे रहे थे तो वो बिना मन का काम कर रहे थे। ठीक है, दो मजदूरों ने आधे दिन, एक दिन में आधे मजदूर का काम किया, तो हमने एहसास हुआ हमें कि हम पैसा बढ़ाएंगे इनको तो ये अच्छा काम करेंगे, मोटिवेशन देंगे तो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो हमने उन्हें पैसा दिया, उन्हें मोटिवेट किया, तो दो मजदूरों को हमने पहले माना 200 रुपए पर पर्सन को देते थे। अब उन्होंने बोला कि नहीं अब से तुम्हें 400 पर्सन पर डे का हिसाब से। ठीक है भाई साहब, अगले दिन थोड़ा अच्छा काम हुआ, फिर हमने कहा अच्छा पैसा बढ़ाने से अच्छा काम करता है, आधे मजदूर का काम करता है, पैसा बढ़ाया, दो मजदूर का काम करने लगा। अब क्या किया हमने कि 400 बढ़ा के बोला तुम्हें हम 800 रुपए दे देंगे पर पर्सन। ठीक है, खाना पीना भी तुम्हें यही दे देंगे। ठीक है, वो भाई साहब दो मजदूर मिलकर 4 आदमी का काम कर दिया। ठीक है, हमें लगा वो भाई साहब बहुत अच्छा है, बोले 1200 रुपए दे देंगे। ठीक है, और अच्छा काम हुआ, जो 4 आदमी काम करते 5 ही काम कर दिया। अब 800 से तुम 8000 का ही नहीं कर दो, दो मजदूर 10 आदमी का काम कर देगा क्या? नहीं करेगा, पैसा बढ़ा दो, कमाएगा, लेके जाएगा, कोई रकम काम तो उतना नहीं करेगा। हमारे पास जितना क्लोरोप्लास्ट है, लाइट मिलते गया, सब धीरे धीरे क्या होता गया, एक्टिवेट होते गया। जब एक लिमिट पहुंचा, सारा क्लोरोप्लास्ट एक्टिवेट हो चुका है, अब फर्दर लाइट आने से भी कोई उसको फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा। ठीक है, और ज्यादा लाइट डालोगे तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट टूट जाएगा, क्लोरोप्लास्ट टूट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस जो बढ़ना चाहिए वो क्या होगा, घट जाएगा। इनफैक्ट अगर ये C3 प्लांट है तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट तो फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, हम लोग ये पढ़े हैं ना। तो लाइट इंटेंसिटी इस जब तक उसको बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा वो ठीक है, उसके बाद वो खराब है। एक एनसीईआरटी की लाइन है, इस दुनिया में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि वो अलग एनवायरनमेंट हो, शेडेड प्लांट हो, शेड में हो। ठीक है, मान लो एक छोटा सा पौधा है वो पेड़ के छाया में, ठीक है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिंपल सा सिनेरियो देखा जाए, लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। इस धरती पे जितना लाइट आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में अगर उसका 10% भी आ जाए तो फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाएगा। ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। उससे ज्यादा काम को कोई नीड नहीं है। उससे ज्यादा आता है तो अर्थ को हीट करता है, ठीक है, वाटर को इवेपोरेट करता है, और इनफैक्ट जितना सनलाइट आ रहा है उसका 50% हम लोग बाउंस बैक कर देते हैं, कभी तो अर्थ दिखता है, समझ में आ रहा है। जितना सनलाइट आ रहा है उसका 50% रेडिएशन हम लोग बाहर फेंक देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं। अगर उतना नहीं करेंगे, उतना सनलाइट है तो अर्थ फिर से आग का गोला बन जाएगा, जैसा कि आज से 20 बिलियन साल पहले था, सॉरी 4.5 बिलियन साल पहले। ठीक है,
तो ये वापस से वैसा ही हो जाएगा, ओजोन लेयर बना, सनलाइट को वापस से फेंकना शुरू कर दिया। Only 10% of available sunlight is needed, not more than that. Okay? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? अब एक पॉइंट्स देखो, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें A लिखा हुआ है ना? This point is proportional point. Proportional point मतलब ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? ये सैचुरेशन है, यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट आ गया, कांस्टेंट हो गया ना, ये सब कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये लिमिटिंग पॉइंट है, ठीक है? बेसिक इसका कुछ नाम है, आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ A, यहाँ पर A में क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल किससे प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोपोर्शनल विद द लाइट इंटेंसिटी। B में क्या है, अब प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, ठीक है? आप यहाँ पर B में प्रोपोर्शनल नहीं है, और C में क्या है, कांस्टेंट। B में क्यों बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो कर्व आ रहा है, कर्व अगर कहीं आ रहा है सिंपली मींस यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और C में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। We need to distinguish between light quality and light intensity. लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी में फर्क होता है। लाइट की क्वालिटी क्या होती है, बोलो? लाइट की क्वालिटी क्या होती है? लाइट कैसा आ रहा है, जैसा लाल, पीला, हरा, नीला, तो पता कर क्या हो गया, पता कर लेना, ठीक है? इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की चमक, या एनर्जी ऑफ लाइट पर सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। एक सरफेस एरिया पे कितना लाइट पड़ रहा है, वो लाइट की इंटेंसिटी, समझ में आया? एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितना लाइट पड़ रहा है, वो लाइट की इंटेंसिटी है। एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब मान लो कि हम प्लांट है, हमारे पास बहुत बढ़िया प्लांट है, उसमें क्या किए कि लाइट एकदम टॉर्च लाइट हाई इंटेंसिटी वाला डाले 15 सेकंड के लिए, तो फायदा होगा, फोटोसिंथेसिस कर देगा क्या वो 15 सेकंड के लिए? नहीं करेगा। ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखना कि ठंड के दिनों में कभी कोई फूल खिलता हुआ नजर जनरली नहीं आता, ये धूप नहीं होता, ठीक है? अगर वही ठंड खत्म होता है, गर्मी से पहले का सीजन है, बसंत बोलते हैं ना उसको, बसंत में देखना सब कुछ ऑप्टिमम हो जाता है, चारों तरफ फूल वूल खिल जाता है। और अगर रांची में नए हो तो एक दो बार पतरातू वैली चले जाना, ठीक है? ऐसे कि गिरी घाटी चले जाना, पूरा चारों तरफ तुमको ऑरेंज फूल खिले हुए दिखेंगे, ठीक है? आगे देखो क्या लिखता है, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation. Linear relationship, directly proportional है, A तक directly proportional। linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities, ठीक है? at higher light intensities gradually the rate does not so further increase। high light intensity पे कोई further increase नहीं होता, ठीक है? उसके बाद लिखता है as other factors become limiting। क्यों? क्योंकि जो और फैक्टर्स को लिमिटिंग होता है, और फैक्टर्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारा सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है? देखो क्या लिखता है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ इट्स फुल सनलाइट। जितनी सनलाइट आ रही है उसका 10% पे लाइट सैचुरेशन हो रहा है, ठीक है? आगे देखो क्या लिखता है, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। बता चुके थे ये बात कि अर्थ लाइट लिमिटिंग फैक्टर बहुत रेयर केस में हो सकता है। किस केस में? छाया में पौधा होगा, शेड में पौधा है, ठीक है? पौधे को लाइट नहीं मिल रहा है, जंगल के बीच में छोटा सा पौधा है, मतलब लाइट किसी तरह से आप हिंडर कर रहे हो, उसको नहीं पहुंच पा रहे, तब एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, अनलेस उसके ऊपर कोई लिमिटिंग फैक्टर लाइट नहीं है, ठीक है? इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। हम बोले थे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यही है ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप फर्दर और लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो क्लोरोफिल ब्रेक कर जाएगा और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट घटना शुरू होगा, ठीक है? अगला कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इसमें कोई दिक्कत? लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, सही बात है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है? CO2 कंसंट्रेशन कौन बताएगा? बुक बिना देखे अर्थ पे कितना CO2 है, बोलो? पढ़े होगे ना? ऑक्सीजन कितना है? क्या आप लोग कौन सी कक्षा में पढ़े थे यार? 5th में था ना? हाँ 21% क्या है? और नाइट्रोजन कितना है? 71 बोला, 78 है, 71 है, कंफर्म हो? अच्छा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना? उसमें एक सवाल तो दिया हुआ है एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, तो उससे तो आइडिया होगा ना। एनसीईआरटी का सवाल है, हमने बनाया था, हमें आज तक याद है। एक सवाल और दिया हुआ है, गैस का कुछ क्वेश्चन है, एक गैस कटर है, उसमें ये वो गैस वेल्डिंग गैस वाला, बोलो अर्थ पे गैस का कंपोजिशन किसे याद है?
वन मत होना बोलो असली 78 नाइट्रोजन, ठीक है, 21 ऑक्सीजन, और कितना हुआ 78 प्लस 21, बोलो एडिशन तो आता होगा ना 99, अब बचा 1%, उसी में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड छुपा होगा। यस गुड, CO2 is 0.03%. So how much CO2 do we have in our planet? 0.03%. So हम इसको ppm में लिखेंगे। ppm क्या होता है? यस, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो 0.03% को हम लोग क्या लिखेंगे? 0.03 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब सुनना, हमारे पास मान लो कि अस्मित गया बाजार, ठीक है, किसी को लेके, लेट सपोज, ठीक है, चलो ठीक है, तो किसी को लेकर के बाजार गया अस्मित शॉपिंग करवाने के लिए, ठीक है। अब अश्मित के पास है लेट सपोज 300 रुपये, कितना है तुम्हारे पास? 300 रुपये, तुम किसी को लेके गए, ठीक है, हम नहीं पूछे किसको लेके गए, ठीक है, हाँ चलो किसी को लेके गए, उन्होंने क्या किया, जिनको भी ये लेके, ठीक है, इन्होंने बोला आज तुम्हारा दिन, तुम्हारा बर्थडे, तुम जितना पैसा खर्चा मुझसे करवा लो, मैं कर लूंगा, ठीक है। 300 रुपये लेके गया, ठीक है, और ये लेके गया साथ में लालपुर उतरा, सबसे गलत जगह चला गया, न्यूक्लियस, भाई इसका सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया मुझे, वहाँ 300 से स्टार्टिंग कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ये लोग गए, वहाँ एक जूस ये लोग पीने का डिसाइड किया, क्योंकि पानी भी कम से कम 150 रुपए का था, ठीक है, तो ये लोग एक जूस पीने का डिसाइड किए, ठीक है। इन्होंने बोला कि देखो बजट से ओवर बजट हो रहा है, ठीक है, तो इनकी जो भी जिनको भी ये लेके गए, वो क्या की ऑर्डर की 350 का, नहीं आता क्या आता वो रंग बिरंगा सब बनाया हुआ रहता है, हाँ क्या रहता है, एम से कुछ नाम, हाँ मॉकटेल या कुछ भी, हाँ मॉकटेल ऑर्डर किया इन्होंने, ठीक है, मॉकटेल ऑर्डर किया, मॉकटेल आया कितने का? लगभग 350, कितने का आया? 350 का, चलो 350 नहीं, थोड़ा और महंगा कर देते हैं, मॉकटेल आया 450 का, कितने का आया? 450 का, ठीक है। तो भाई साहब ये वही रुक करके गाना शुरू कर दिए, हम तो लुट गए तेरी, ठीक है, आगे वो समझ लेंगे, ठीक है, ये लुट गए भाई साहब, क्यों? क्योंकि इनके पास 300 था, ये मॉकटेल दिए, पैसा रखे, बोले हम जा रहे हैं, ठीक है, स्टेशन के बाहर बैठने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है ना, हुआ है ना, देखो हाँ बोल, ठीक है, ठीक है, देखो अब बात ये है कि 300 रुपए आपके पास और सामने वाली बंदी 450 खर्चा करवा देगी, तो बाकी के 150 कहाँ से आएंगे? किडनी बेच के, ठीक है, ऐसा काम मत करना, ठीक है, समझ में? अब देखो हमारे पास 2 प्लान है, ठीक है। अच्छा दूसरा अब क्या हुआ कि दूसरा हमारे पास ये भाई साहब मान लीजिए, ठीक है, पीयूष भाई साहब, ठीक है, ये खुद भी शांत है, इनकी वाली भी समझदार है, ठीक है, इनके पास था 450, ठीक है, सॉरी इनके पास भी 300 था, कितना था? 300, ठीक है, ये कहाँ लेके गए? पानी पूरी वाले के पास, ठीक है, घुमाने के लिए कहाँ ले गए? तो चिल्ड्रन पार्क, 10 रुपए का टिकट लगता है शांति से, वहाँ खाने को और कुछ नहीं मिलेगा, या तो 10 रुपए का तुम पानी पूरी खिलाओगे या तो 20 रुपए का आइसक्रीम, ठीक है। ये भाई साहब चिल्ड्रन पार्क लेके गए, खुद बड़े हो गए लेकिन घूमने के लिए चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है, चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पर ज्यादातर कुछ नहीं घूमे फिरे, कुछ नहीं, पेड़ों के नीचे बैठे, ठीक है, पेड़ों के पीछे भी कभी कभी बैठे, ठीक है, और उसके बाद ये लोग घूमते घूमते पहुंचे बाहर गुपचुप के ठेले के पास, ठीक है, ठेले पे इन्होंने 10 रुपए का दूध भी खाया, ये भाई साहब तो भूखे पेट आए थे, ठीक है, 10 रुपए का दूध भी खाया, 10 रुपए का उसे भी खिलाया, इनके पास ऑटो से आने का पैसा नहीं हो जाता, ये भाई साहब भाई का पेट्रोल डलवा के घुमा के मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, मतलब कि अगर कोई प्लांट कम खर्चा करे तो वो मतलब कोई इंसान कम खर्चा करे एफिशिएंट है, ठीक है, और जो ज्यादा खर्चा करे वो एफिशिएंट नहीं है। हमारे पास अर्थ पे 0.03 ppm है, एक्चुअली हमारे पास इसको हम लिखते हैं 360 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स में, कितना है? 360 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट, इतना हमारे पास क्लोरीन आपका है, क्या उसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हम लोगों के बुक में कुछ कुछ लिखा हुआ है, C3 और C4 प्लांट्स का इसमें कैसे कैसा रिस्पांस करता है। हमारे बुक में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास अर्थ पे CO2 का कंसंट्रेशन 0.03 से बढ़ करके 0.05 हो जाए तो कोई भी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया तो क्या होगा? हमारे बहुत सारे पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर जाएंगे और अर्थ पे जो टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाएगा, ठीक है, एंटार्क्टिका पिघल जाएगा, हिमालय ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगा। तो हम लोग खुद भी नहीं चाहते कि इतना CO2 बढ़ जाए,
0.02% पूरे अर्थ पे इंक्रीज करना, आप अगर समझो तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। रिसेंटली G20 को इंडिया में यू ऑल हैव ऑब्जर्व, तो उसमें क्या हुआ, सबने एक प्लेज लिया कि हम लोग कार्बन एमिशन कम करेंगे। व्हिच कंट्री इज द हाईएस्ट कार्बन एमिटर इन दिस वर्ल्ड? बोलो। सब में इंडिया, सब में आगे थोड़ी है हम, ठीक है। अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन है, लेकिन फॉर द सैड थिंग इज दैट कि अमेरिका सैंक्शंस लगाता है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन अमेरिका और चाइना करते हैं। सैंक्शंस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर होता है फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। तो रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर बोल गया है कि पुटिंग सैंक्शंस ओवर डेवलपिंग कंट्रीज कांट रिड्यूस द कार्बन लोड ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। हम लोग कार्बन एमिशन करेंगे, हां जुडिशियसली करेंगे। कार्बन एमिशन तो करना ही है हम लोगों को, बिना कार्बन एमिशन का तो ऐसा नहीं, कार्बन जीरो कार्बन कंट्री हम भूटान की तरह नहीं बन सकते, जीरो कार्बन, ठीक है। कार्बन नेगेटिव है भूटान एक्चुअली, हम लोग नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास सच है लार्ज कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, हमारे पास एटमॉस्फेयर पे जो CO2 का कंसंट्रेशन है 0.03 से 0.04% के बीच, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ आपके बुक में। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन cause an increase in CO2 fixation rate। अगर इस कंसंट्रेशन को आप 0.05% पे पहुंचा दें तो CO2 fixation बढ़ जाएगा। Beyond this level the can become damaging over longer period। 0.05% से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए डैमेजिंग है। इंपॉर्टेंट बात है, नीट में आया सवाल है, 0.05% से एक्सीड नहीं करना है। The C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration at low light conditions। neither group respond to high CO2 concentration। अगर लाइट ही कम है तो C3 हो चाहे C4 वो CO2 को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। At high light intensities both C3 C4 shows increase in the rate of photosynthesis, but it is important to note that the C4 plants show the saturation at about 360 micro international unit, ठीक है। C4 plants कितने पे अपना saturation शो कर देते हैं, 360 पे। C3 plants respond to increased CO2 concentration और उसका कितना concentration पे increase कर रहा है, 450। तो एक ग्राफ से हम लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास अर्थ पे 300 से 400 इतना ही हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो हमारा C3 प्लांट है, सॉरी C4 प्लांट है, वो यहाँ पे आ रहा है 360 पे, ये अपना सैचुरेशन शो कर दे रहा है, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर दे रहा है। वही जो हमारा C3 प्लांट है वो लगभग 450 पे कर रहा है। 450 का भी होगा ही क्योंकि हमारे पास अर्थ उतना नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा प्लांट बेटर है, C3 बेटर है या C4 बेटर है? C4। ये C4 है और ये कौन सा है, C3। अगर अवेलेबल पैसे में घूम भी ले रहा है, खिला भी ले रहा है, घुमा के वापस भी ले आ रहा है तो ज्यादा बेटर है ना, और ज्यादा खर्चा होकर के स्टेशन में बैठने का हालत आ जाए तो बेटर नहीं है। सिमिलरली प्लांट के अवेलेबल CO2 में अगर काम चल जा रहा है तो ठीक है, और अगर ज्यादा चाहिए तो कहां से दोगे, नहीं है हमारे पास, नहीं बढ़ा सकते हम, समझ में आ रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब C3 प्लांट को हम लोग को फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज करना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, हमको उनकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस एक हम लोग बनाते हैं, देखे होगे तुम लोग कहीं ग्रीन हाउस हम लोग बनाते हैं, उसमें टमाटो वगैरह हम लोग लगाते हैं जो कि C3 प्लांट्स हैं, ठीक है। लाइट आता है, लाइट भी हीट में ट्रैप हो जाता है तो टेंपरेचर भी ग्रीन हाउस में बढ़ा रहता है। प्लस जो प्लांट CO2 निकालता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट जो CO2 निकाला उस ग्रीन हाउस से हम लोग जाने नहीं देते, उस ग्रीन हाउस में ही हम लोग रहते हैं। उस ग्रीन हाउस में CO2 का कंसंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा के रखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 450 के अराउंड। पूरे अर्थ को नहीं बढ़ा सकते लेकिन क्लोज चैम्बर में इस रूम का अगर तुम CO2 कंसंट्रेशन देखो तो तुम ओपन एयर से ज्यादा यहां मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्लोज स्पेस है, ठीक है। ऑक्सीजन भी है लेकिन CO2 समवट एलिवेटेड है, यहां पर पूरा भीड़ होता है और अभी गर्मी का मौसम तो बहुत गर्मी लगता है तुम लोगों को, क्योंकि CO2 लेवल ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो वही ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस का कांसेप्ट, ठीक है। The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर CO2 concentration ज्यादा हो, has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper। टमाटो हो गया, बेल पेपर हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं। They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere। कैसे एटमॉस्फेयर में हम उसको ग्रो कराते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। फिर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आगे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर। सो बेसिकली हम लोग बात की थी कल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। आप लोगों का एक डिफरेंस था C3 और C4 का, बहुत सारे पॉइंट्स थे, हमने आपसे शायद पूछा था, आप बताए नहीं। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बीच में डिफरेंस में लगभग 12 से 15 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल उस पूरे टेबल में आता है, ठीक है। तो उस टेबल को इसलिए फिलअप करवा दिए थे, तुम लोग कर लिए थे उसको फिलअप, उसको पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है।
टेम्परेचर अगर बेसिकली देखा जाए तो टेम्परेचर हैज रोल ऑन द एंजाइम्स, और एंजाइम लाइट रिएक्शन में तो नहीं, एंजाइम किस रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। कि डार्क रिएक्शन में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम क्या है, रुबिस्को। डार्क रिएक्शन हैज वन एंजाइम दैट इज नोन एज रुबिस्को, एंड इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर वी डिस्कस कि जो एंजाइम होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे एक्टिव वर्क करते हैं, अदरवाइज वर्क प्रॉपर्ली नहीं करते। ये बात समझ में आ रहा है। तो एंजाइम जो रुबिस्को, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रुबिस्को ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ब्रेक डाउन कर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं। अगला बात, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी होता है। डेजर्ट प्लांट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, but you cannot and may not and cannot grow a Christmas tree in that Rajasthan desert, नहीं ग्रो कर सकते ना, ठीक है। तो हर प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। C3 C4 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो C3 have lower temperature optimum, they grow better in a condition where there is 20 to 25 degree Celsius temperature optimum, कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। Whereas C4 plants are adapted to live properly in some high temperature areas, in tropical areas, they have a temperature optimum of 30 to 40 degree Celsius. There is one more plant that is showing CAM metabolism, okay, CAM pathway। CAM pathway के बारे में सुन लो। CAM stands for crassulacean acid metabolism। क्या आता है, crassulacean acid metabolism। सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लो, crassulacean acid metabolism। ये प्लांट का जो स्टोमाटा है वो दिन में बंद रहता है और रात में खुलता है। दिन में बंद रहने से क्या होगा, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है डेजर्ट वाले एरिया से वाटर। स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो प्लांट वाटर लॉस नहीं करेगा। तो पता है प्लांट को मिलने वाला कितना परसेंट वाटर वो ट्रांसपिरेशन के दौरान लॉस्ट हो जाता है, कोई अंदाजा लगाओ, 1 से लेकर 100 के बीच में परसेंटेज बताओ कितना परसेंट लॉस्ट होता होगा वाटर। एक इंटेलिजेंट गेस, कोई भी, हमें पता है जवाब नहीं पता होगा किसी को भी। 70 अबव, मतलब एक रेंज बताओ, 70 to 80, 70 to 80। ओके चलो अच्छी बात है। आप लोग एटलीस्ट तुक्का ही तो मारना है, तुक्का ही मारो। 30 से 30, चलो ठीक है। आप बताओ पीयूष, 50, तुम बताओ 50, आप 60, कुछ भी नहीं। इशिका 10 to, ठीक है, आप 62। टोटल 99% वाटर लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जितना पानी मिलता है उसका 99% लॉस्ट हो जाता है। जितना आपको पढ़ाया जाता है उसका 90% आप भूल जाते हो, है ना। इसी तरह ये ट्रांसपिरेशन है। अभी घर जाओगे, कोई कार्टून देखेगा, हमसे कौन कार्टून देखता है, आप देखते हो, अनुष्का देखती है, तो अनुष्का जैसे घर जाएगी सिंचैन देखना शुरू करेगी, ठीक है, सिंचैन देखेगी भूल जाएगी वहां पे, समझ में आ रहा है। फिर कोई अश्विन घर जाएगा, बोलेगा फोन करके बहुत खर्चा करवा दी तुम्हारा, ठीक है, भूल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग को ध्यान नहीं रखते, प्लांट इस तरह 99% वाटर को लॉस्ट कर देता है। ये घर ही नहीं जाएगा, पैसा बचा हुआ इसके पास, ठीक है, ये थोड़ा और घूम लेगा, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग चीजें समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट 99% वाटर लॉस्ट करता है। तो डेजर्ट प्लांट को वाटर बचाएगा कैसे, टमाटर को बंद रखता है, दिन में टमाटर खुलता ही नहीं, तो वो पानी को बचा के रखता है, रात में खुलता है, रात में गैस एक्सचेंज करता है, समझ में आ रहा है। दिन में लाइट एनर्जी का लाइट रिएक्शन करवा लेता है, वाटर स्प्लिट वगैरह जो भी करना है करवा लिया। देखो वाटर स्प्लिट करना और वाटर इवेपोरेट होना, दे आर टू सेपरेट थिंग। वाटर स्प्लिट जो हो रहा है 1% वाटर है, वही स्प्लिट कर रहा है, ऑक्सीजन बना है, बाकी 99% वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। कभी देखना है तो एक लीफ को प्लास्टिक कवर करके देखना पेपर वगैरह से, उसमें देखना पानी लग जाएगा, समझ में आ रहा है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो टेंपरेचर के बारे में कितना, डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेंपरेचर कंट्रोल। डार्क रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, टेंपरेचर, ठीक है। Though the dark reactions are also temperature sensitive, sorry, light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. Light reaction उतना ज़्यादा affect नहीं होता। C4 plants respond to higher temperatures, बता दी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, by showing the higher rate of photosynthesis, while C3 plants have much lower temperature optimum. C3 plants का temperature optimum कम है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat they are adapted to. Desert plant desert में ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, snow plant snow में, झारखंड का प्लांट झारखंड में, समझ में आ रहा है। आप एप्पल का ट्री को झारखंड में नहीं उगा सकते हो, कश्मीर का प्लांट है। आप मैंगो ट्री कनाडा में नहीं उगा सकते हो, वो इंडिया का प्लांट। So there is something habitat also influences the photosynthesis rate or you can say growth of a plant. Okay. Water जो है ना वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली अफेक्ट।
क्योंकि वाटर उतना तो चाहिए नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। 1% ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बट देखो होता क्या है कि अगर प्लांट को वाटर की कमी हो जाए तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा, और अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आना बंद हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज किससे बनाओगे? समझ में आ रहा है? तो वाटर डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस बट इट हैज सम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। द इनडायरेक्ट इफेक्ट इज water stress मतलब scarcity of water causes the closure of stomata you understand? नहीं समझ रहे हो स्टोमाटा? पक्का इस तरह का जो होता था बीन शेप, इसके ऊपर इस तरह का वो टोपी पहनता था, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो स्टोमाटा जो होता है वो वाटर की कमी से क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठीक है, वाटर की कमी से बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा CO2 आना बंद होगा, CO2 आना बंद होगा तो फोटोसिंथेसिस अपने आप रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो लिखा हुआ है what even though water is one of the reactant in light reaction, the effect of water as a factor is more through its effect on the plant. फैक्टर से ज्यादा उसका प्लांट के ऊपर इफेक्ट से ज्यादा असर पड़ता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या है? पानी ज्यादा रहेगा तो स्टोमाटा खुला रहेगा, पानी कम रहेगा तो स्टोमाटा बंद रहेगा। rather than directly on photosynthesis, water stress causes the stomata to close. वाटर स्ट्रेस होगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaf wilt. Leaf wilt मतलब पानी कम होगा तो पत्ता जो है वो इस तरह से मुड़ जाएगा तो लीफ सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज आल्सो बट साइज ऑफ लीफ हम लोग देख रहे हैं। घास में देखो पानी डालोगे तो ऐसे खिला खिला लगेगा, और पानी नहीं डालोगे तो देखना ऐसे सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, विल्ट हो जाएगा। Thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity. ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ द चैप्टर। We have completed photosynthesis. We had a discussion over it. खत्म हुआ? समझ में आया फोटोसिंथेसिस? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, पढ़ना इसको घर जाकर कीजिए आप। इसका नोट्स तुम लोग को देखते या तो अगले क्लास में लिखवा देंगे या तो भेज देंगे अगर उसमें हमको प्रॉपर नोट्स लगाते हो, ठीक है? आज वाला तो लिखवा देंगे। अच्छा पढ़ के आओगे कल की क्लास? कल तो नहीं है, परसों है ना? बहुत यार इतना छुट्टी में भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो। अबे यार एग्जाम, मेरा भी एग्जाम है, कब से पता है? 14, 15, 16 देखना हम आएंगे, ठीक है? एग्जाम भी होगा, क्लिनिकल पोस्टिंग भी है। वाह वाह वाह, सब कुछ नहीं, चीटिंग किया जा सकता है, ठीक है? करते तो है बस। समझ में आया? और स्मिथ कम खर्चा वाला प्रोजेक्ट, ठीक है? चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ ऐसा कुछ नहीं है।